हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट कमेंट किए थे, सर गधांश के बारे में बताइए। ठीक है, तो हालांकि आप जानते हैं जी कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का हो, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, हिंदी का अगर एग्ज़ाम में तो गधांश आता ही आता है, इंग्लिश में भी गधांश आता है ना, और उर्दू में भी आता है। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या आप किसी भी बोर्ड से हो, एग्ज़ाम में तो गधांश आएगा या आएगा। और इस मतलब इस चैप्टर का जो एग्ज़ाम आपका होता है, उस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, ये सबसे इजी सवाल रहता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट का नंबर क्यों कम जाता है इसमें, मुझे बहुत अफसोस होते हैं कि इसमें नंबर आप सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं और आपका नंबर कट जाता है। हालांकि ये जो 12 नंबर के इधर रहता है और फिर 8 नंबर के नीचे का दूसरा गधांश रहता है, इस टोटल मिलाएं तो 20 नंबर का, और 20 नंबर आपके हैंड में होना चाहिए था। तो अगर इतना इजी गधांश है, और बिल्कुल इजी गधांश है, आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर गधांश इतना इजी है तो फिर आपको पूरा 100% मार्क्स आना चाहिए इसमें। यानी कि अगर 12 नंबर का सवाल तो 12 में 12 आना चाहिए, है ना। 12 में 12 भी आना चाहिए। अगर 15 ना है तो 15 का 15 आना चाहिए। जो भी सवाल है जितना नंबर का, उतना नंबर तो आना मांगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो, मैं आपको, हालांकि गधांश तो आपको पढ़ने आता है, आप पढ़ के आंसर भी देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दो यहाँ पे कुछ नुस्खा बता रहा हूँ, ताकि उससे आप जो है ना गधांश को आसानी से समझ पाओगे और आसानी से उसका आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ये नहीं, गधांश लिखने नहीं बोल रहा, यानी कि कुछ ये नहीं बोल रहा कि गधांश लिखा हुआ है इतना लंबा और बोला इसको शॉर्ट करके 1/3 कर दो, ये तो नहीं बोल रहा, ये नहीं कह रहा ना। यानी कि ऐसा भी होता है कि इतना लंबा लिखा हुआ है 1/3 करने बोल रहा, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा यार क्या करें नहीं करें। या तो आपको दे दिया कुछ, आपको निबंध दे दिया लिखने के लिए, तब आप परेशान हो रहे होंगे। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इसी सवाल को, इसको पढ़ना है ध्यान से, और इसी में छुपा हुआ आंसर। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आप सोचते सर इसको पढ़े पूरा, या तो हम जो सवाल है उसको पढ़ें। और हाँ, तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान सुनो, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका सवाल, यानी कि गधांश पहला है। गधांश पहला का सवाल को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे ठंडे दिमाग से पढ़ना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि उपर्युक्त गधांश का शीर्षक क्या है। यानी कि शीर्षक पूछ रहा, यानी कि जो हेडलाइन होता है शीर्षक होता है। ठीक है, शीर्षक इसमें दिया हुआ नहीं है। अब इसमें शीर्षक कुछ भी हो सकता है इसके हिसाब से, और सबका शीर्षक अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और शीर्षक का जो आंसर होगा वो मतलब एक लाइन में आंसर हो जाए काफ़ी है, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर है, या एक वर्ड में 2 वर्ड में और बेहतर होगा, है ना। अगर एक लाइन भी जा रहा तो चलेगा। तो शीर्षक आपसे पूछा जाएगा कि इस गधांश का शीर्षक क्या है, उसके बारे में। तो ये तो याद हो गया, गधांश का शीर्षक पूछ रहा। दूसरा बोलता है वन्य प्राणियों के लिए ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। अब देखो, ये सब सवाल को कम से कम 2 से 3 बार हर सवाल को पढ़ना, जो गधांश में दिया रहेगा कि वन्य प्राणियों के लिए ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले पढ़ने के लिए आपको बताऊंगा, रुको। फिर तीसरा सवाल है वन्य प्राणियों के दोहन का क्या कारण है, वन्य प्राणियों के दोहन का क्या कारण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है। याद आ रहा है सवाल में, सवाल को आपको 3-4 पढ़ना था कि मैंड में है कि बिहार का अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा रहा। वन्य प्राणियों के दोहन, एक वर्ड देखो यहाँ पे दोहन आ गया है, एक वन्य आ गया, वन्य प्राणियों के ह्रास आ गया, ये मैंड में सेट रहेगा। ठीक है, बिहार के शिकार पर, पक्षियों के शिकार पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। पक्षियों के शिकार करना कौन रोका है, कि कोई किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। फिर बोलता है जिला प्रशासन द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा वर्ड आपको मिल गया कि जिला प्रशासन बोल रहा, प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जा रहा पंछियों पर, अभ्यारण्य वाली बात आ गई, प्राणियों के दोहन वाली बात आ गई, वन्य प्राणियों के बारे में बात आ गई, और गधांश का शीर्षक। इसके बाद पढ़ना गधांश। ठीक है, यानी कि पहले आपको सवाल पढ़ लेना है जी। ठीक है, अब जब इसको पढ़ोगे तो जो जो वर्ड यहाँ पे मैच करेगा उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वन्य प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इसका शिकार और इसके विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसना है। तो एक सवाल तो यहाँ पे मिल रहा आंसर, देखो ह्रास वाली बात आ रही है, तो एक सेंटेंस यहाँ पे आ रहा। इस सेंटेंस को आप इस सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं, या तो इसको अच्छी तरीके से आप अरेंज करके भी आंसर क्वेश्चन के हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे तो लॉन्ग कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका आर्थिक महत्व होने के कारण इसका दोहन होता है। देखो, इसका आर्थिक महत्व होने के कारण इसका क्या होता है, दोहन होता है। तो सवाल आपका तो ये था, वन्य प्राणियों के दोहन के कारण क्या है, तो आर्थिक महत्व होने के कारण इसका दोहन हो रहा। और फिर देखो, यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित है, तथापि फिर भी स्थानीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कालाबाजारी एवं तस्करी होती रही है, जिसके कारण वन्य जीवों का तेजी से दोहन हो रहा। तो अब पता चल रहा कि वन्य प्राणियों का दोहन क्यों हो रहा।
ठीक है। इस पर सरकार द्वारा सख्त कानून कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का अभ्यारण्य देखो आ रहा ना यहाँ पे, एक अच्छा उदाहरण है। तो अभ्यारण्य की बात आ रही थी, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करते जाना, पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। जहाँ प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार का रोकथाम के लिए, देखो रोकथाम वाली बात भी आ रही थी यहाँ पे कुछ सवाल में, रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण के कार्यक्रम चलाए गए। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो प्रतिबंध वाली भी बात आ रही थी यहाँ पे। जिला प्रशासन, देखो जिला प्रशासन वाले सवाल में बात आ रही थी, जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वॉच टावर का निर्माण कराया गया। तो अब आपको सवाल का जवाब भी पता चल गया हो कि सवाल का जवाब क्या होगा। तो आपका सबसे पहला सवाल था उपयुक्त का गद्यांश क्या हो। तो गद्यांश किसके बारे में, ये सब सवाल किसके बारे में बोला जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि वन्य प्राणियों के बारे में बोला जा रहा, जाहिर सी बात वन्य प्राणियों के बारे में, वन्य प्राणियों और भी खास करके वन्य प्राणियों जो पंछी आता है उसके बारे में ज़्यादातर खास करके बोला जा रहा। तो आप यहाँ पे इसका शीर्षक बना सकते हो कि वन्य प्राणियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, या वन्य प्राणियों का देखभाल। देखो जो शीर्षक है ना, शीर्षक सबका अलग रहेगा, लेकिन गलत नहीं किसी का होगा शीर्षक इसी के हिसाब से देना है जो इस गद्यांश में लिखा हुआ है। वन्य प्राणियों का बचाव ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। वन्य प्राणियों के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है, ये भी लिख सकते हैं। वन्य प्राणियों को विलुप्त होने से कैसे बचाया जाए, ये भी आपका गद्यांश हो सकता है। वन्य प्राणियों हमारे लिए कैसे जरूरी, ये भी आप गद्यांश बना सकते हैं कि उसका वन्य प्राणियों का जो कर्तव्य हमारे प्रति क्या है, वो भी आप यहाँ पे गद्यांश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आंसर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखनी वन्य प्राणियों के लिए प्रति इसका कर्तव्य क्या है। तो ये भी हो सकता है, और भी आप लिख सकते हैं कि इसके प्रति वन्य प्राणियों का कैसे सुरक्षा किया जाए, या वन्य प्राणियों की सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है आप यहाँ पे शीर्षक के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है क्या कि वन्य प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो ह्रास का प्रमुख कारण आपको पता चल गया कि वन्य प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण है शिकार करना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना। यानी कि यहाँ पे तो लंबा चौड़ा सवाल था ना कि इसका उद्देश्य है कि इनको फंसाना, और इसका तो इसका मतलब ये हो रहा कि इसका जो हम जो हरास कर रहे हैं, वन्य प्राणियों का हरास हो रहा, विभिन्न कारण के लिए हो रहा, शिकार करना और अलग अलग विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसको फंसाना। तो इससे क्या हो रहा, हरास हो रहा, ठीक है। आपको एक नंबर नहीं कटेगा। वन्य प्राणियों के दोहन के क्या कारण है, अभी पढ़े दोहन के क्या कारण है। तो दोहन के कारण कालाबाजारी और तस्करी, सिंपल से आप लिख सकते हैं कि कालाबाजारी इसकी ज़्यादा हो रही है ना, पंछियों की। चूँकि सरकार तो रोक लगा रही है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी और तस्करी भी इसकी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है। लो सवाल तो अभी तुरंत पढ़े, बिहार में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक अभ्यारण्य का नाम पढ़े थे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पे एक अच्छा उदाहरण है। तो आपको इस सवाल के हिसाब से जवाब देना है कि बिहार में पूरा लिखना है, बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में एक अभ्यारण्य है, पूरा इस लिखना है। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का अभ्यारण्य है, यही लिखना है, अभ्यारण्य है, यही लिखना है। आपको नहीं लिखना है कि वो अच्छा उदाहरण है, ठीक है। फिर बोलता है पंछियों के शिकार पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो इजी से सवाल है। तो पंछियों के शिकार के किसके द्वारा पर प्रतिबंध लगाया है, जिला प्रशासन के द्वारा, है ना। जिला प्रशासन के सहयोग से यूनेस्को क्लब पंछियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पंछियों पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर बोलता है जिला प्रशासन द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया गया। तो जिला प्रशासन के द्वारा वॉच टावर का निर्माण कराया गया। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से गद्यांश का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं, एक बार पढ़ लिए और इधर पढ़ रहा, इधर छाता गुम हो रहा है, इधर पढ़ रहा, इधर खो जा रहा। मतलब कि इधर पढ़ रहे हैं, एक तरफ से पढ़ रहे, एक तरफ से गायब होते जा रहा, दिमाग से निकलते जा रहा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रहना मुश्किल है। तो इससे अच्छा यही है ना भाई कि आप पहले सवाल को पढ़ लो अच्छी तरीके से, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लो, और फिर इसको ढूंढो उस सवाल यहाँ पे कहाँ मिलेगा। आपको एक एक लाइन में मिलते जाएगा सवाल, उसको अंडरलाइन करते जाना, फिर उसका सटीक जो सवाल हो उस तरह से आप आंसर लिखना। इस तरह से एक और गद्यांश है, इसको मैं पढ़ूंगा ना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, है ना। तो आप तो आराम से, अब तो समझ गए कैसे करना है। तो पहले इसको नहीं पढ़ना पूरा, पहले क्या करना है, पहले सवाल पढ़ना है। ये आपका चालाकी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी चालाकी के लिए, चालाक कैसे करना है, कैसे जल्दी करना है और सही करना है, ताकि आंसर तुरंत मिल जाए, ठीक है।
देखिए यूरोप में 1942 के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे पूरा घटना लिखा हुआ जी, यूरोप में 1942 के बाद क्या हुआ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोप में 1942 के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा, है ना। फिर बोलता है कि दूसरे मोर्चे में कौन देश आते थे एवं जर्मनी सेना कब और किससे परास्त हुई, अमेरिका ने पहला एटम बम कब और कहाँ गिराया। इससे आपको नॉलेज भी मिल रहा है ना। उसका परिणाम क्या हुआ, 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ। तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। और फिलहाल घबराइए नहीं, इसका मैं आंसर दे दिया हूँ। तो ये देखो, ये कुछ चैप्टर नहीं है जो मैं आपको अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाऊँ। ये गधांश, कुछ भी गधांश आ सकता है, किसी पर भी हो सकता है। जलियांवाला बाग पे गधांश आ जाए, तो आपको पता है बहुत कुछ। लेकिन अगर नहीं भी पता है, किसी को नया सब्जेक्ट भी दे देगा, तो उसमें आंसर उसी चैप्टर में आंसर छिपा रहेगा। और एक बात खाली याद, ये थोड़ा प्रॉब्लम करिए कि उसका शीर्षक कैसे करेंगे। शीर्षक, चूँकि सवाल में शीर्षक नहीं दिया रहेगा। अब जैसे कि ये अगर दे दिया जाए, देखो यही अगर अब मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको दे दिया जाए और आपको उससे पूछा जाए इसका शीर्षक के बारे में, तो क्या बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप युद्ध वगैरह दिया जा रहा, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूरोप में युद्ध। इस तरह से कुछ आप गधांश बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी गधा आप शीर्षक बना सकते हैं। या तो आप ये भी बना सकते हैं कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण या दूसरा विश्व युद्ध का कारण, दूसरा विश्व युद्ध का अंत, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसके हिसाब से आपको बनाना है। और इस तरह से आपका दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं विश्व युद्ध की चर्चा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चूंकि विश्व युद्ध के बारे में इसमें दिया हुआ, चर्चा किया हुआ है, तो गधांश का जो शीर्षक इस तरह से आप बनाएंगे, इसी से मैच करना चाहिए वर्ड, ठीक है। जिसको यानी कि शीर्षक को पढ़ें तो पता चल जाए कि ये कहना क्या चाहता है, इसके अंदर में क्या हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे विश्व युद्ध की चर्चा, तो आपको पता चलेगा वो अच्छा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसी के बारे में चर्चा किया हुआ, तो आप आराम से समझ जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे देखो ना, सारा यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध के बारे में दिया हुआ, 1945 में हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। तो आप इसका शीर्षक सबसे बेहतर यही रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, सबसे अच्छा शीर्षक यही रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध। जैसे लिख लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, समझ में आ जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहो तो आंसर भी लिख सकते हो। मैं इसका अगर पीडीएफ चाहता हूँ तो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, लेकिन इसका पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए बनाने के लिए। कोई एग्जाम में नहीं है कि यही आ जाएगा, ठीक है। किसी पर भी यहाँ पे दे सकता है 10 सेंटेंस 12 सेंटेंस, और आपको वहाँ पे सवाल निकालना है। तो मैं उम्मीद आप लोग से यही करूँगा कि इसमें एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि बहुत आसान है, 20 नंबर तो है, तो 20 में 20 ला लेंगे। खाली बोलने से नहीं काम चलेगा, लाने से काम चलेगा, ठीक है। आसान तो है लेकिन लाना भी तो जरूरी है, 100% भी तो सही होना चाहिए। फिर आप एक मिस्टेक कर जाते हैं तो बोलेंगे सर याद नहीं था, दिमाग से निकल गया, क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसा होने के कारण बस यही कि आप पहले पढ़ लेते हो और फिर बाद में देखते हो सवाल तो दिमाग घूमता है, ओहो कहाँ क्या, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पहले सवाल पढ़ लो अच्छे तरीके से, सवाल पढ़ने के बाद आप यहाँ पे गधांश पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बोल रहा कि गधांश को पढ़कर नीचे उत्तर दीजिए, लेकिन आप वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे ये बोल रहा है, और मैं जैसे बताया हूँ, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ज़्यादा सटीक करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे इतना ही काफ़ी बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक वाइक कर देना, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।